वेदा झरने के नीचे बैठे हुए थे और बस तपस्या कर रहे थे। और उनको और बाकियों को यहाँ आए 16 दिन आज पूरे हो चुके थे। गले में कंठी माला पहने, नीचे धोती और ऊपर जनेऊ, वो झरने के नीचे बैठे बस राम नाम का जप कर रहे थे। जैसे ही सूरज सर पर आया, बाकी सब भी बाहर निकले। हालांकि गुरुजी सबसे पहले उठे थे और पूजा पाठ करके अपनी कुटिया के पीछे बनी कैरी से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ रहे थे। चाय नाश्ता बनता है। वेदा भी झरने से बाहर आते हैं और सभी बैठकर चाय नाश्ता करने लग जाते हैं। जब गुरुजी बोलते हैं, वेदांत, बस सातों चक्र तुमने जागृत कर लिए हैं और अपनी तपस्या भी पूरी कर ली है। और ये मानने वाली बात है, इतनी जल्दी तुमने चक्र को जागृत कर लिया, मैं तो सोच तक नहीं सकता था। ये कोई भी नहीं कर पाया। तुम सच में दिव्य हो। खैर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वहां पर संजय, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो अंडमान निकोबार के उसी गांव में है और अपनी मनमानी कर रहा है। गांव वालों ने उसे देवता बनाया, पर वो देवता तो है पर जानवरों के लिए। जैसा मैंने बताया था, संजय की याददाश्त गई है, पर उससे पहले कि वह सफेद पक्षी उसे गिरा पाता ऊंचाई से, उससे पहले उसने कुछ मंत्र जप किए थे और अपने अंदर सोए उस मृग मित्रासुर को जगा दिया था, पर पूर्ण रूप से नहीं। तो उसकी याददाश्त तो जा चुकी है, पर वो अपना काम कर रहा है। अब उस गांव में कई जानवर रहने लगे हैं और इसी बीच उसने एक दिव्य मृग को भी जगा दिया। सफेद, बड़ा शेर जैसा दिखने वाला कुछ, शायद तेंदुआ है वो। पूंछ उसकी बहुत बड़ी और मोटी है और पूरे सफेद रंग का। वो इंसान जितना बड़ा है और बड़े बड़े उसके 2 दांत हैं। उसकी पहरेदारी करता है वो, क्योंकि वो जानता है गांव वाले उसे मारना चाहते हैं। संजय की याददाश्त जा चुकी है, वो आखिरी मंत्र नहीं बोल पाया, तो मृग मित्रासुर अच्छे से जाग भी नहीं पाया। तो उसकी रखवाली के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। वो गांव वालों को मीट मछली नहीं खाने देना, और जो कोई छुप कर खाता है वो उसे बड़ी बुरी तरह से मरवा देता है, ठीक वैसे जैसे वो जानवरों को मारते थे। इसी वजह से उसके खिलाफ सभी हो गए हैं और सब उसका विरोध कर रहे हैं। खैर, अब तुम इतने सक्षम हो चुके हो कि उससे लड़ पाओ, पर वेदांत, सक्षम का मतलब यह नहीं कि तुम उसे लड़कर जीत पाओगे, उसे हरा पाओगे। अगर तुम अपनी ताकतों का सही उपयोग करोगे तो हाँ, तुम उसे हरा जरूर पाओगे। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं और ये शक्तियां तुम्हारी है वेदांत, तुम्हारी। तुम इतने सक्षम अब हो चुके हो कि देवा जैसे को हरा सको। बस तुम्हें ध्यान करना है और अब तुम जाओ, इससे पहले मृग मित्रासुर पूरा जाग जाए, यानी कि संजय की याददाश्त वापिस आ जाए। पहले उसे मारकर हरा दो। गुरुजी इतना बोलकर चुप हुए कि आर्यन बोला, अगर गुरुजी सर ने उसे हरा दिया तो क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जिस पर गुरुजी बोले, आर्यन, तुम्हारे बारे में मैं कुछ बताना भूल गया। इस लड़ाई में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। बस अपने दिमाग को शांत रखना। और जो तूने बात पूछी, क्या वो खत्म हो जाएगा? देखो, वो खत्म नहीं हो पाएगा। अगर खत्म हो पाता तो देवता ही उसे खत्म कर देते। उसे या तो तुम्हें कैद करना पड़ेगा या उसके पाताल लोक वापस उसे भेजना पड़ेगा। खैर, यह सब बातें तुम्हें बाद में पता चल जाएंगी। अभी के लिए वेदांत, कब जाओगे? इस पर वेदा खड़े होते हैं और कहते हैं, गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। जितना आपने मुझे सिखाया उतना शायद कोई नहीं सिखा पाता। आज मैं जो ये सब कर पा रहा हूं, ये आपकी कृपा और आपका सिखाया हुआ ज्ञान है। पर मैं अभी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उसे हराने से पहले एक मेरा अधूरा काम पूरा करना चाहता हूं। ये सुन सब चौंके। गुरुजी खड़े हुए और बोले, कौन सा अधूरा काम वेदांत? जिस पर वेदा स्मृति की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैंने स्मृति से वादा किया था कि जो उसके पिता के ऊपर दोष लगा है मैं उसे दूर करूंगा, सच सामने लाऊंगा और स्मृति के पिता को न्याय दिलाऊंगा। इसलिए पहले मैं ये अपना वादा पूरा करूंगा। हो सकता है इस युद्ध के बाद मैं रहूं ना रहूं, मैं नहीं जानता। मैं अपना वादा पूरा करके जाना चाहता हूं। ये सुन गुरुजी आगे आए और उन्होंने वेदा के कंधे पर हाथ रखा और शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छा वेदांत, मुझे जानकर खुशी मिली कि तुम सबके बारे में इतना सोचते हो। बस ऐसे ही सोचते रहना और जो दिल कहे उसको सुनना। तुम बस अब अभ्यास करना और ध्यान करना। बाकी अधूरे काम पूरे करो और
हराओ उस मृग मित्रासुर को, फिर से तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा सुनो, वक्त रहते चले जाओ, अंधेरा हो जाएगा तो तुम जानते हो। हालांकि तुम इतने सक्षम हो चुके हो कि उन सब आत्माओं को हरा पाओ, पर क्यों हमें यह करना? वो जहां है वहीं अगर खुश है तो उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहिए। रात उनकी है, रहने तो उनकी, दिन हमारा है तो तुम दिन में ही निकल जाओ। सब भावुक हो गए ये सुनकर। हालांकि 16 ही दिन हुए थे उनको गुरुजी के साथ रहते हुए, पर गुरुजी से उनका प्यार इस कदर बढ़ा था कि सब उन्हें अपने प्रियजन की तरह देख रहे थे। मस्ती मजाक ज्ञान की बातें, वो दादाजी की तरह सबको कहानियां भी सुनाते थे और मस्ती भी करने देते थे। उनके साथ साथ सब भावुक हो गए। प्रिया तो रो पड़ी और स्मृति भी। आर्यन भी गुरुजी को गले लगाता है और इतने सालों बाद गुरुजी की भी आंखों से एक अश्रु गिर पड़ता है और वो कहते हैं, अरे बस करो, रुला कर रहोगे क्या मुझे? खुशी खुशी जाओ, और वैसे भी जल्दी मुलाकात होगी और कभी भी समय मिले तो आते रहना। क्या करेंगे आर्यन? यहाँ पर हम बॉन फायर और कहानी भी सुनाऊंगा तुम सबको अच्छी अच्छी मैं। दिल पर पत्थर रख सब वहां से निकलते। वेदा गुरुजी को धन्यवाद करते और दंडवत प्रणाम करते। सब वहां से प्रस्थान कर जाते। सबका मन दुखी था, पर क्या करते? यहां से जाना तो उनका पहले से ही तय था। खैर, आते समय तो उन्हें ऑटो यहां तक ले आया था, पर जाते समय वो कैसे रेलवे स्टेशन जाएंगे वो ये सोच रहे थे। टूटी फूटी रोड थी, यहां तक तो ऑटो वाला आने को राजी नहीं था। यहां से ऑटो चलना तो नामुमकिन है। आर्यन, जिसने भारी बैग टांगे हुए थे, वो एकदम से बैठा और बोला, अरे सर, आ तो गए पर यहां से जाएंगे कैसे? यहां से जाना तो नामुमकिन है। पैदल चलकर इतनी दूर जाना, और वो भी इन सामानों के साथ, ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी और प्रिया और स्मृति भी सोचने लगी कि क्या करें, कि तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। चमत्कार हो गया सर, ऑटो आ रहा है, किस्मत खुल गई अपनी तो, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा हंसे और बोले, चमत्कार नहीं, स्मृति के पिताजी वही इसे लेकर यहां तक आ रहे हैं। स्मृति ये सुनकर एकदम से खुश हुई और जैसे उसने ऑटो की तरफ देखा, अंदर कोई नहीं था, बस वो अकेला ऑटो ड्राइवर आ रहा था। ऑटो उनके सामने आकर रुका और जब उसने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अरे कहां गया वो? यही तो था, हालांकि गायब हो गया। लगता है रास्ते में जब मैंने गाड़ी धीमी करी थी ना, खड्डे देखकर, तो धीरे से वो उतर गया ऑटो से, चूना लग गया। जिस पर वेदा सामान रखते हैं और बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, उसके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, चलो रेलवे स्टेशन छोड़ दो हमें। माथा खुजाते हुए ऑटो वाला बैठा और वो सब निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। पर स्मृति को एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब अलग रूप से उनके पिता ने ऑटो वाले को यहाँ तक भेजा तो वो उनसे क्यों नहीं मिले। वेदा स्मृति की ओर देखकर उसकी बेचैनी को समझ जाते और कहते हैं, स्मृति, वो तुम्हारे सामने है, मेरे सामने ऐसे नहीं आ सकते। ये ऑटो वाला उन्हें नहीं जानता, कभी मिले नहीं है। थोड़े वक्त के लिए इसे छल में डालना आसान था, जैसे छलावा करते हैं। हमारे सामने वो नहीं आ सकते ऐसे। खैर, मैं तो नहीं देख सकता हूं, पर समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। स्मृति को समझ तो नहीं आया, पर उसने हंसकर बस सिर हिला दिया और सामने की ओर देखने लगी। मम्मी, मेरी बुक कहाँ रखी है? कल से ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल नहीं रही। एक 20 साल के लड़के की आवाज एक बड़े से घर में दहकी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाती हुई उसकी माँ उठती है और कहती है, उस चुड़ैल के रूम में होगी, आखिरी बार मैंने उसी के पास देखी थी। और बंटे, एक बात बता, तू पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं? उस चुड़ैल को गए महीने से ऊपर हो चुका है और अब जाकर तुझे याद आ रहा है कि तेरी एक बुक उसके पास थी। 1 महीना पहले दी थी तूने उसे, और अब तुझे याद आई है? अब तक तू क्या पढ़ रहा था बता? दांत पीसते हुए उसने कहा, जिस पर वो 21 साल का लड़का, जो दिखने में ठीक ठाक था, बॉडी देखकर लग रहा था कि उसे जिम का शौक है,
वो भारी कदम सीढ़ियों पर पटकते हुए नीचे आता है और कहता है, कम ऑन मॉम, आज टीचर ने मंगवाई है। वो बुक एफईबी की बुक है, हमेशा उसका काम नहीं लगता, अब लगाए तो मिल नहीं रही और मुझे वो चाहिए। आप एक काम करिए, उसके कमरे की चाबी दीजिए, मैं जाकर खुद ले लूंगा। जिस पर उसकी माँ अपने कमर से बांधी चाबी के गुच्छों को निकालती है और कहती है, नहीं, मैं चलूंगी साथ में, तुम अकेले उसके रूम में नहीं जा सकते। वो दोनों भी जाने वाले होते हैं कि एकदम से उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस वक्त कौन आया होगा? उसकी मां ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अभी बस 7 ही बज रहे थे सुबह के। इतनी देर में कमरे के अंदर तैयार होता बंटी का पापा चिल्लाता है, अरे देखो कौन है बाहर, शायद न्यूज़पेपर वाला होगा, पैसे लेने आया होगा, दे दो उसके पैसे। वो दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसने दरवाजा जो खोला, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। आंखें नीचे किए हुए स्मृति खड़ी थी 3 लोगों के साथ। एक शख्स जिसने पीच पिंक कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक पैंट, दूसरे शख्स ने व्हाइट टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, और वह जो तीसरी थी उसने साड़ी पहनी हुई थी। सब बंटी की मां की ओर देख रहे थे, पर बंटी की मां की नजर स्मृति पर थी। क्यों करा के मुंह काला आ गई तू, चुड़ैल कहीं की, जैसा तेरा बाप था वैसे ही तू निकले। खून तो वही है ना, तो कैसे ना गंदा निकले। अब क्या करने हैं यहां पर, भाग यहां से। धक्का मार स्मृति की मां ने कहा। जिस पर प्रिया आगे आती है और कहती है, ये कहीं भागी नहीं थी, समझी आप, ये गुम गई थी, फिर हमें मिली तो हम इसे यहां लेकर आए। जिस पर हंसते हुए उसकी मां बोली, मैं तुझे पागल लगती हूं क्या? 1 महीने से गुम ही चल रही है क्या ये, और अब तुम्हें जाकर मिली, और तुम्हें अब मिली तो अब तक ये कहां थी? उसने पूछा। जिस पर वेदा बोले, 1 महीने पहले ये हमें मिल चुकी थी, हरिद्वार में, शायद सुसाइड करने आई थी, बचाया हमने इसे, और वहां ये हमारी संगति के साथ थी। खैर पुलिस में हमने कंप्लेंट लिखवा दी थी, और पुलिस ने कहा कि इसे घर छोड़कर आए, कोई बात हो तो उन्हें बताएं। सुसाइड ये क्यों करना चाहती थी अब तक हमें पता नहीं है, और उसने वजह बताई नहीं है। खैर ये रहे ऑर्डर पुलिस की। उन्होंने हमें कहा कि हम इसके साथ 1 हफ्ता रहें और इसके बिहेवियर को देखें। बाय द वे, माई सेल्फ वेदांत, और हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें हम डिप्रेस्ड लोगों की मदद करते हैं, उन्हें थेरेपी दिलवाते हैं। सो आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा कि अगर हम यहां पर रुकें। इतनी देर में अंदर से स्मृति के स्टेप फादर भी आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहां पर? और तू नौक कटाकर जो भाग गई थी, अब यहां पर क्या करना है ये, और ये सब कौन है? इस पर स्मृति की मां उन्हें शांत कराती है और सारी बात बताती है। स्मृति के स्टेप फादर उस ऑर्डर को देखते जिस पर साइन सीनियर इंस्पेक्टर अंगद के होते हैं। वो उन्हें अंदर आने को कहते हैं। सोफे पर सब बैठते हैं। चाबी स्मृति की मां बंटी को पकड़ा देती है और बंटी जाकर स्मृति के रूम से अपनी एफईबी की बुक ले लेता है और स्कूल चला जाता है। सब सोफे पर बैठे हुए थे। अब तक स्मृति ने अपनी नजर नीचे ही की हुई थी, जैसे वो बहुत ही शर्मिंदा हो इन सब चीजों से। अभी भी वो अपनी नजर उठा नहीं पा रही थी। वेदा को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि वो अपनी नजरें ऊंची करे। उसे अब तो पता चल चुका है कि उसके पिता ने कोई भी बुरा काम नहीं किया और वो भागे नहीं थे। और सच जानने के बाद भी स्मृति ने आंखें नीचे की हुई है, जैसे उसके पिता भी दोषी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि वो इसलिए आंखें नीचे किए हुए है कि जो उसने किया, एक लड़के के साथ भागना, घर छोड़कर जाना, ये सही नहीं था, तो उसे पछतावा हो रहा है। खैर वेदा ऐसे ही बैठे रहते। वहां चाय नाश्ता आता है। नाश्ता करने के बाद स्मृति के पापा ड्यूटी पर चले जाते और जैसे ही वो ड्यूटी जाते हैं, उसके पीछे स्मृति के चाचा आ जाते और आते ही स्मृति को देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, अरे स्मृति, कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। आओ चाचू के पास आओ। वेदा ने, आर्य ने और प्रिया ने उसके चाचा की तरफ देखा।
चेहरे पर तो मासूमियत सी थी, पर अंदर एक शैतान रहता था, किसी ने सोचा तक नहीं था। स्मृति उसको देखकर सिसकियां भरने लगी, जिस पर वेदा प्रिया को आंखों से इशारा करते हैं। प्रिया स्मृति के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, ठीक है स्मृति, चलो तुम रेस्ट कर लो। आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ओ आंटी, स्मृति का कमरा कौन सा है? जिस पर स्मृति की माँ मुंह टेढ़ा सा बनाती है और कहती है, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, दूसरा कमरा इसका, और कमरे के बाहर एक टेडी बेयर का स्टिकर लगा, इसी का कमरा है। प्रिया स्मृति को अपने साथ लेकर उसके कमरे में जाती है। स्मृति के चाचा सामने सोफे पर बैठते हैं और स्मृति की मां से यहाँ का हाल चाल पूछते हैं। स्मृति की मां सारी बात बताती है और वेदा वहां बैठे बस उसके चाचा की ओर देखते रहते हैं। स्मृति बता रही थी कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, बट यहाँ कोई और नहीं दिख रहा। जिस पर स्मृति के चाचा कहते, जी बाकी सब गए हुए घूमने, मुझे काम के सिलसिले से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा पाया, जस्ट अभी आ रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर वेदा ने देखा, ना तो उसके हाथ में कोई बैग था और ना कोई फाइल, और वो काफी फ्रेश लग रहा था। खैर भाभी, चलता हूं मैं कमरे में, बाद में मुलाकात होगी, और आप सबसे भी। इतना बोल वो ऊपर चला गया और वेदा को दाल में कुछ काला लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, यहां कोई ना कोई बात थी जो सब छुपा रहे थे। खैर वेदा और आर्यन भी स्मृति के कमरे में चले जाते और स्मृति की मां वहीं बैठी बस कुछ सोच रही होती है।